जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मैया सम्मान योजना का आगाज झारखंड की महिलाओं ने जोरदार तरीके से स्वागत जरूर किया है, लेकिन इस योजना ने राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ा दी। हेमंत सोरेन सरकार में है, इसीलिए उन्होंने मैया सम्मान योजना के द्वारा राज्य की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपये दे रहे हैं। इसकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना पार्टी के बैनर से लॉन्च की, जिसमें प्रत्येक महिला को 2100 रुपये प्रति महीना देने की बात कही गई है। हालांकि राज्य प्रशासन की ओर से ऐसे पत्र भी जारी किए गए कि ऐसी कोई कल्याणकारी योजना राज्य सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग से गोगो दीदी योजना के नाम पर पत्र भरवाने की शिकायत तो की ही है, साथ ही पार्टी की ओर से झामुमो सम्मान योजना लागू करने की अनुमति भी मांगी है, जिसमें महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपये देने की बात कही गई है। यानी कि भाजपा के 2100 के टक्कर में झामुमो ने 2500 रुपये। इसलिए मुझे लगता है चुनाव होते रहने चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की औकात इन सब घोषणाओं में नज़र आने लगती है। इन योजनाओं के बहाने मैं कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश के कई राज्यों में शासन में है। उड़ीसा में 830 रुपये वह महिलाओं को दे रही है, तो मध्य प्रदेश में 1000 और उससे बढ़ाकर 1250 रुपये, लेकिन कुछ शर्तों के साथ विशेष ज़रूरतमंद को दिया जा रहा है। यदि इस योजना से महिलाओं को सशक्तिकरण में लाभ होता है तो बेशक उन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह राज्य टू राज्य अलग अलग दरें तय नहीं की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर एक दर तय कर दीजिए, ताकि जो भी पार्टी सत्ता में आए वह तय निश्चित दर महिलाओं को दिया जाता रहे। जिस तरह मनरेगा में एक निर्धारित दर महिला और पुरुषों को पूरे देश में एक समान दी जाती है, वैसे ही प्रत्येक महिलाओं को प्रति महीना एक निश्चित सम्मान राशि पूरे देश में दी जाए। पहली बात तो ये है। इसके लिए राजनीति होना कई जरूरी मुद्दों को पीछे धकेल दे जा रहा है। इन महिला सम्मान योजनाओं के कारण आदिवासियों के मूलवासियों के कई मुद्दे गौण हो गए हैं। मुझे लगता है राज्य के विकास के लिए यह माहौल उपयोगी नहीं होगा। सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, और वो करती भी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से भाजपा को बूथ स्तर पर जिताने का काम करना है। इसका मतलब हम सबको समझ में आना चाहिए कि इनके लिए सत्ता किसी भी हालत में हासिल करना है, भले ही लोकतंत्र की विभिन्न पिलर जो है लंगड़ा ही क्यों ना हो जाए। जिस तरह भाजपा झारखंड में सत्ता हथियाने के लिए प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीना देने का वादा कर रही है, कितना ही अच्छा होता कि वे राष्ट्रीय स्तर पर ही ऐलान कर देते। वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? देश के एक एक व्यक्ति के टैक्स का पैसा उन्हीं के पास तो जमा होता है। देश के सिर्फ 2 राज्यों में ही भाजपा ने ऐसा प्रयास क्यों किया, जबकि भाजपा का शासन तो देश के 13 राज्यों में खुद का है और 7 राज्यों में एनडीए गठबंधन का। इसका मतलब झारखंड में भाजपा को सत्ता हथियाने की लालच ज़रूरत से ज़्यादा है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पहले ही मैं कई सारे वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूँ कि किन कारणों से भाजपा को झारखंड की सत्ता चाहिए। एक कारण तो सारंडा में खनन का अधिकार, और दूसरा गोड्डा के अडानी पावर प्लांट्स का बिजली झारखंड में खपाना है। इन सब के अलावा भी कई सारे कानूनों को शिथिल भी करना है, जिसमें CNT एक्ट और SPT एक्ट भी है। मैं यहाँ एक और मामला इसी बहाने आपके बीच फ्लोर करना चाहता हूँ। गोवा में खनन से संबंधित एक फैसला आया है। उसमें कहता है कि जो खनिज है उसका उपभोग का अधिकार सार्वजनिक है। जितना हमारी पीढ़ी का है उतना ही अधिकार भविष्य की पीढ़ी का भी है। यदि इस समय खनिज का दोहन करके समाप्त कर दिया जाता है तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि खनिजों की रॉयल्टी का 10% भविष्य की निधि के लिए सुरक्षित रखा जाए। यह फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन इस फैसले को मैं अपने विचार से इस तरह से विस्तार करना चाहता हूँ। देखिए, कह रहा है कि खनिज सबका है, 10% ही सही भविष्य की निधि के लिए सुरक्षित रखना है। ये फैसला आ गया है। देश के सारे खनिज सार्वजनिक हैं, तो पूंजीपतियों को खनिज को लीज पर देकर उसे बेचने का अधिकार पहले तो हमें देना ही नहीं चाहिए। उन्हें खनन करने, ट्रांसपोर्ट करने, क्रश करने, वॉश करने आदि के लिए ठेके के तहत कमीशन देना चाहिए, और खनिज भारत सरकार के कंट्रोल में ही भेजे जाने चाहिए।
खनन करने का जो भी खर्च होता है 10 या 20% खनन करने वाली कंपनी को दिया जाए। जब खनिज सार्वजनिक है तो उन खनिजों को पूंजीपतियों को अपने तरीके से बेचने का अधिकार देना ही नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब खनिज सबका है तो उसको बेचकर जो पैसा देश में आएगा उस पैसे को भी देश के सभी नागरिकों पर एक समान बांट देना चाहिए। इतना ही नहीं, भविष्य निधि के लिए 10% सुरक्षित रखने का तो निर्णय ऑलरेडी हो रखा है, उसे भी सुरक्षित रखा जाए। इस तरह यदि देश के संपत्ति को सभी लोगों में एक समान रूप से बांटा जाएगा तो राजनीतिक पार्टियों को अलग से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आदि योजनाएं घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सभी जानते हैं मनरेगा में महिला और पुरुष दोनों के एक समान मजदूरी हैं। देश की संपदा पे हर किसी को एक समान हक है, लेकिन देश की सरकारें सत्ता पर काबिज होकर इन संसाधनों को अपने तरीके से अपने पूंजीपति दोस्तों को बेचने में लग जाती है। जब चुनाव आता है तो मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजनाएं लाती है ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके। असली पैसा तो वे लोग खुद ही लूट रहे हैं, उसमें से चुल्लू भर पानी के बराबर योजनाओं के नाम पर हम आपको दे दिए जाते हैं। हम लोग भी उतने पैसे में खुश हो जाते हैं और हमारा ध्यान उन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा कमाए गए पैसों पर जाता ही नहीं है। तो इसी बहाने मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि प्राकृतिक संसाधनों को पूंजीपतियों को कौड़ी के भाव में नहीं बांटा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें खनन करने, क्रश करने, ट्रांसपोर्ट करने, वाश करने आदि के लिए कमीशन दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें बेचने का अधिकार हो। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां खनिजों के द्वारा हासिल किया गया पूरा पैसा फ्यूचर फंड में जमा किया जाता है। ऐसा करने के कारण अगस्त 2024 तक में नॉर्वे की संपत्ति 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी, जो दुनिया के सूचीबद्ध किसी भी कंपनी से कई गुना ज़्यादा है। कुल परिसंपत्तियों के मामले में दुनिया का यह सबसे बड़ा एकल संप्रभु फंड बन गया है और प्रति नॉर्वेजियन नागरिक के पास 3,07,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है, यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा प्रति व्यक्ति। एक समय में लीबिया में भी अपने सारे प्राकृतिक संसाधनों के पैसे को अपने सभी नागरिकों में एक समान बांटा जाता था। मौजूदा समय में फिलीपींस में खनिज रॉयल्टी का 1% आदिवासियों के लिए जमा होता है। तो क्या भारत के 8.6% आदिवासियों को ऐसे ही अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए? जब जनता के हित में ही फैसला लेना है तो सरकारों को इस तरह का फैसला करना चाहिए ताकि देश के हर नागरिक को उसका फ़ायदा मिले। लेकिन राजनीति ने ऐसे मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाने के लिए समाज को अलग अलग वर्गों में बांट देती है। स्त्री, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, बेरोजगार, कई वर्गों में समाज बंट जाता है। उसके अलावा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, गोत्र के आधार पर, इतने आधार हैं कि आधार का ही कोई आधार नहीं नज़र आता। इतने वर्गों में बंट जाने का मतलब है ऐसे ज़रूरी मुद्दों से आपका ध्यान हटा दिया जाता है और अपने हिस्से के 1,000 रुपये के लिए आप लाइन में खड़े नज़र आते हैं, 2,000 रुपये के लिए आप लाइन में खड़े नज़र आते हैं। लाइन में तो नेताओं को खड़ा होना चाहिए जनता का वोट लेने के लिए, लेकिन उन्हें भी पता है कि जनता असली मुद्दों को जानती ही नहीं है, पहचानती ही नहीं है, इसलिए जनता को सब्ज़बाग दिखा दिया जाता है, जनता खुश हो जाती है। नारे की गूंज में असली मुद्दे गुम हो जाते हैं। जनता को अधिकार मिले सोचकर ही देश की पिछली सरकारों के समय में खनिज उत्पादन का 26% स्थानीय लोगों को देने की बात बनी थी। यूपीए सरकार के समय में उसका रफ ड्राफ्ट भी बन गया था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 26% की हिस्सेदारी वाला कानून को बदल दिया गया और उसके जगह पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण कोष योजना लागू की गई, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसकी फंड की बंदरबाट की खबरें समाचार पत्रों में पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरती रही है। जनता को हिस्सेदारी किसी भी हालत में सरकारें देना नहीं चाहती, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जनता भी लेना नहीं चाहती, क्योंकि जनता को तो फ्री में 1,000 रुपये मिल ही रहे हैं, फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में राशन मिल ही रहा है। मैं जिन बातों को आपके सामने रखा हूँ, एक बार सोच कर देखिए, यदि देश की खनिज संसाधनों से प्राप्त पैसे को सभी नागरिक पर या जिन इलाकों में खनिज है उनको कुछ ज़्यादा और देश के बाकी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को कुछ कम, जो भी समीकरण सही लगे यदि मिलता है तो इस तरह के राजनीतिक योजनाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वास्तव में वह देश के नागरिकों का हक है, लेकिन सरकारें कभी भी वैसा बात नहीं उठाती है और नहीं उठाने देती है।
इन कल्याणकारी योजनाओं के बहाने यदि आदिवासी ही इन मुद्दों को राजनीतिक पार्टियों के बीच मुद्दा के रूप में उठाने लगे तो देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव मुद्दों पर आधारित होने की संभावना बढ़ जाएगी। झारखंड में यह मुद्दा अच्छा से उठाया जा सकता है। हालांकि हेमंत सोरेन के द्वारा 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाया का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन जनता को यह मांग उठाना चाहिए था। झारखंड में सारना कोड की बात जोर शोर से उठाई जानी चाहिए। झारखंड में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात जोर शोर से उठाई जानी चाहिए। लेकिन इसमें मेरा मत तो यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की जनसंख्या के हिसाब से उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए और उनके आरक्षण के बाहर उन्हें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। बाकी बचे 85-87% नौकरियों पर दलित, आदिवासी और ओबीसी का बंटवारा किया जाना चाहिए। ये सब मुद्दे होने चाहिए ताकि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी को ज़मीन पर उतारा जा सके। मुझे लगता है मैंने अपनी बात आपको समझाने में कुछ हद तक सफल हुआ हूँगा। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय मुझे ज़रूर दें और अगर बातें सही लगी तो इसका प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो, इसे सुनिश्चित करने में आप भी थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए। मेरी कोशिश यही रही है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जनता के हित के लिए सिर्फ होना चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष के हित के लिए। और देश चलाने के लिए तो हम टैक्स दे ही रहे हैं और इसे सुनिश्चित करने के लिए जो भी पॉलिसी की ज़रूरत है उसके लिए हमें लड़ने की आवश्यकता है, ना कि राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए दिए जा रहे योजनाओं के भरोसे रहना चाहिए। बाकी आप भी आइडिया दीजिए कि इन योजनाओं का क्या किया जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।